एक समय की बात है। किशन नाम का एक किसान गांव में रहता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। वह अपनी पत्नी बिमला के साथ बहुत प्रेम से रहता था। बिमला, आज मुझे शहर जाना है। घर का राशन लाने के लिए कुछ खाने के लिए दे दो। अभी तो घर में 3 दिन का राशन बचा हुआ है। आप खेत में काम करके आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। घर पर रहकर मैं क्या करूंगा, और मैं आज ही शहर जाऊंगा। तुम जल्दी से रास्ते में खाने के लिए कुछ दे दो। शहर बहुत दूर है, वापस आते आते रात हो जाएगी। ठीक है जी, वापस आते समय फल लाना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे लिए लाल रंग की साड़ी भी लेकर आना। 10 दिन के बाद त्योहार है। यह भी कहने की बात है, हर बार तो शहर से मैं फल लाता ही हूँ। इस बार तुम्हें बताने की क्या जरूरत है। और इसके बाद वह शहर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बूढ़ा आदमी दिखा। किशन को बूढ़ा आदमी बीमार लगा। वह उसके पास जाकर उसकी परेशानी पूछता है। बाबा, कौन हो आप? आप देखने पर बीमार लग रहे हो। पहले तो मैंने आपको कभी यहाँ पर देखा नहीं है। बेटा, मेरा नाम राम प्रताप है। मैं करीम नगर से हूँ। अपना परिचय बाद में दूंगा। पिछले 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। बहुत तेज भूख लग रही है। खाने के लिए अगर कुछ है तो दे दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास थोड़ा खाना बचा हुआ है, जो मैं रास्ते में अपने लिए खाने के लिए लाया था। लो, आप इसे खा लो। हाँ, अभी मेरा पेट भर गया है बेटा। खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। खैर, अब बताइए। मुझे आपने कहा कि आप करीम नगर के हैं, लेकिन इतनी दूर आप यहाँ किस लिए आए हो, या किसी रिश्तेदार के घर आए थे? ऐसी बात नहीं है। मेरी एक दुख भरी कहानी है। तुम्हें सुनाकर दुखी नहीं करना चाहता हूँ बेटा। ये कुछ पैसे रख लो। सही समय पर आकर तुमने मेरी सहायता की है। मैंने पैसों के लालच से आपको खाना नहीं खिलाया। आप अपनी समस्या तो बताइए मुझे। जितनी मुझसे सहायता होगी, मैं उतनी आपकी सहायता करूंगा। अब मैं क्या ही बताऊं बेटा। मैंने जिसे अपना मानकर अपने घर में जगह दी, उन्होंने ही धोखे से मेरे ही घर से मुझे बेघर कर दिया। मेरी कहानी पर तुम यकीन नहीं करोगे। मैं हूं करीमनगर का जमींदार राम प्रताप। सुनिए, हमें घसीटा जी की बेटी की शादी में जाना है। भूल गए क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। मैं बस ये सोच रहा था, अगर हमारे भी छोटे छोटे बच्चे होते तो हम इस समय अपनी पोते पोतियों के साथ खेल रहे होते। आप ऐसा सोचकर मन छोटा क्यों करते हैं? हम कर भी क्या सकते हैं, जैसे भगवान की मर्जी है। इस तरह वो दोनों संतान ना होने पर बहुत ही दुखी रहते थे। उनके व्यापार का हिसाब किताब देखने के लिए उन्होंने गांव के एक आदमी को रख लिया, जिसका नाम कालू राम था। वह 1 नंबर का धोखेबाज था, लेकिन यह बात राम प्रताप को पता नहीं थी। अरे ओ भीमा, अब तक हिसाब करना खत्म नहीं हुआ क्या? अब और कितना समय लगेगा? श्रीमान, मैंने तो कब का हिसाब करके रखा है, लेकिन उसमें भी आपका अलग हिसाब होता है। वही देख रहा था मैं। धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो सोचेंगे कि मैं सेठ जी को धोखा दे रहा हूँ। इस बार हमारे पास कितना बच रहा है? इस खाते के हिसाब से लाभ 20,000 रुपए का ही हुआ है, पर आपके झूठे खर्चे को निकालने के बाद केवल 5,000 रुपए ही बचे हैं। हमें और भी झूठ बोलकर ज्यादा खर्चा सेठ जी को बताना होगा, तभी हमें ज्यादा फायदा होगा साहब। पूरे नुकसान के बदले कम से कम 5,000 रुपए का लाभ तो दे रहे हैं ना। कोई बात नहीं, चलो जल्दी से रुपए दे दो, मुझे काम पर जाना है। यह लो साहब, पूरे 15,000 रुपए है। और हाँ, मेरा हिसाब भूलिएगा मत साहब। तुम्हारा हिसाब कैसे भूलूंगा? ये लो, तुम्हारे हिस्से के पूरे 1,500 रुपए हैं, ये ले लो। वह क्या, सिर्फ 1,500 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा इस बार कम से कम 2,000 रुपए मिलेंगे मेरे को। क्यों, क्या हुआ? अब इतने रुपए तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या? ये लो, पूरे 500 रुपए और रख लो, ठीक है ना? और अगर यह बात किसी को बताई तो तू जानता है ना कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भला ऐसा मैं क्यों करूंगा? जब तक आप मेरी जेब गर्म करते रहोगे, मैं किसी तीसरे को क्यों बताऊंगा साहब? वैसे भी सेठ जी की कोई संतान तो है नहीं, इतना रुपया लेकर करेंगे क्या? वह पैसों को लोहे की तिजोरी में रखने के अलावा क्या ही करेंगे? इसके बाद कालू राम वहां से बचाव का लाभ लेकर राम प्रताप के पास पहुंचा। सेठ जी, इस बार की खेती से हुआ लाभ पूरे 5,000 रुपए का है। सारे खर्चे का हिसाब इस पुस्तक में लिखा हुआ है, एक बार आप इसे देख लो। इसमें देखने की क्या बात है कालू राम? ये ले जाकर तुम्हारी सेठानी को दे दो, वह अंदर रख देगी, ठीक है? और तुम्हारे बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है? सुना है महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हो, उसे खर्च ज्यादा आता होगा ना? हाँ सेठ जी, मेरे बेटे को महंगे स्कूल में पढ़ने भेजा है। तो इतने पैसों में काम चल जाता है क्या आपका? और पैसों की जरूरत हो तो ले जाना।
पैसे तो बहुत लग जाते हैं सेठ जी। मैंने आपसे मदद मांगने की सोची, फिर लगा आप क्या सोचेंगे। ये लो, ये उसकी पढ़ाई के लिए भेज देना। इस तरह कालूराम हर तरफ से अपने सेठ जी को लूट रहा था। व्यवसाय से होने वाले लाभ को ही बदलकर कि वह ज्यादा को कम बताता था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और इस तरह एक दिन की बात है, राम प्रताप की पत्नी लक्ष्मी का देहांत हो गया था। उसके जाने के बाद राम प्रताप बिल्कुल अकेला पड़ गया था। सुनो कालूराम, मैं श्यामपुर गांव में रहने वाले मेरे एक मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं। मुझे लौटने में 5 दिन का समय लग जाएगा। घर का ध्यान रखना। बिल्कुल सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद राम प्रताप श्यामपुर गांव में रहने वाले उसके एक दोस्त धनाराम से मिलने चला गया और राम प्रताप ने धनाराम के व्यापार और घर परिवार की बातचीत की। राम प्रताप, तुम्हारा व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है। लगता है कालूराम ने बहुत अच्छे से व्यापार को संभाल रखा है। हाँ धनाराम, कालूराम ही मेरा सारा व्यापार संभालता है। पूरा हिसाब किताब कालूराम के पास ही रहता है। अब मेरा कोई अपना अगर है तो वह सिर्फ कालूराम ही है। हाँ, मैंने सुना है तुम्हें व्यापार से अच्छा खासा लाभ होता है। तुम्हें अंदाज के हिसाब से सालाना 20,000 रुपए तक का लाभ आता है। मैंने बाजार में किसी को कहते सुना है। सोचने लगा 20,000 रुपए का लाभ। कालूराम तो मुझे हर साल 5,000 रुपए का लाभ ही बताता है। ये बात धनाराम को पता चली तो इज्जत नहीं रहेगी। हाँ धनाराम, पूरे 20,000 रुपए का लाभ होता है, पर क्या करें, इस लाभ का आनंद उठाने वाला कोई वारिस भी नहीं है। दिल छोटा मत करो राम प्रताप, ये बताओ यहाँ किस काम के लिए आए हो? नहीं, कोई काम नहीं है, बस तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। चलता हूँ और कभी मिलेंगे। शाम होने से पहले मुझे घर भी जाना है। धनाराम से मिलकर राम प्रताप शाम तक अपने घर पहुंच गया। राम प्रताप घर पर पहुंचते ही कालूराम को आवाज लगाई। कालूराम, तुमने क्या कहा था? इस बार खेती से कितना लाभ हुआ है? सेठ जी बताया तो था 5,000 रुपए का लाभ हुआ है। अरे कालूराम, झूठ मत बोलो। तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। 20,000 रुपए के लाभ की हेरा फेरी करके तुमने सिर्फ 5,000 रुपए बताया। मैंने तो तुम पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती कर दी और तुमने मुझे यह सिला दिया। अरे नहीं सेठ जी, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे धोखे का पता लगा लूंगा। ठीक है, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया, लेकिन अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, आप मुझे घर से निकालोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। उसके बाद कालूराम ने सेठ जी से ऐसा न करने का वादा किया और वह वहीं रहकर व्यापार का हिसाब किताब देखने लगा। कालूराम साहब, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, सेठ जी ने हमारी चोरी पकड़ ली। ऐसे तो हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। मैं कुछ भी करूं, उन्हें शक होने लगता है। समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। लाभ का मोटा हिसाब अपने पास रखकर नाम मात्र का हिस्सा सेठ जी को दोगे तो उन्हें कैसे पता नहीं चलेगा? अच्छा हुआ सेठ जी ने आपको घर से बाहर नहीं निकाला, घर में तो रहने दिया। आज तक तुम्हारी दी हुई सलाह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अब तुम्हें मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालना होगा। कुछ तो ऐसा करो कि सब ठीक हो जाए। सेठ जी जब तक जिंदा रहेंगे आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। मतलब क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब कि क्या मैं सेठ जी को जान से मार दूं? आपने सही पकड़ा है। अगर आप ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहते हो तो आपके पास अब यह एक ही रास्ता बचा है साहब जी। अरे भगवान, खून करना छोटी बात नहीं है। यह काम मुझसे नहीं होगा। वह मेरे सेठ जी है और मेरे घर वालों को पता चल गया तो वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अच्छा, जब झूठे हिसाब दिखाकर सेठ जी को लूटते थे तब याद नहीं आपको कि वह आपके के सेठ जी है। अब आप ऐसे सोचोगे तो कैसे चलेगा? आपके हाथ खून से न रंगे, इसका भी उपाय है मेरे पास। पहले आप अपने रसोइया रमेश को अपने पास बुलाइए। जैसा तुम्हारा मन कहे तुम वैसा करो। उसके बाद उन्होंने रमेश को वहां पर बुलाया। देखो मेरे रसोइया भाई, क्या तुमने 15,000 रुपए एक साथ कभी देखे हैं? है भगवान, 15,000 रुपए मैंने तो सुना है बाबूजी, कभी देखे नहीं है। कालूराम जी आपको 15,000 रुपए देना चाहते हैं और बदले में तुमसे एक छोटा सा काम करवाना चाहते हैं। काम कर दिया तो पूरे के पूरे 15,000 रुपए तुम्हारे। बाबूजी, तुम कह रहे हो कि छोटा काम है और छोटे से काम के 15,000 रुपए देना चाहते हो। वह कोई छोटा काम नहीं हो सकता। चलो आप बताओ, मुझे करना क्या है? मुझे सही लगा तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। देखो भाई नरेश, अगर तुम मान जाओ तो यह छोटा काम ही है। जो तुम रोज सेठ जी के लिए खाना बनाते हो ना, उसमें तुम्हें जहर मिलाना है। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। फिर 15,000 रुपए तुम्हारे।
क्या कहा? सेठ जी की जान लेनी है? ये मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ कीजिए। एक बार सोच लो रमेश, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर यह काम तुम नहीं करोगे तो हमें तो कोई और मिल जाएगा। जैसे तैसे करके भीमा और कालूराम ने रमेश को अपनी बातों में फंसाकर सेठ जी के खाने में जहर मिलाने को कहा। उसी दिन शाम को रमेश सेठ जी का खाना लेकर उनके कमरे में गया। साहब जी, मैंने खाना लगा दिया है, आप खाना खा लो। तुम थाली रखकर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। साहब जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात पर गुस्सा मत करना साहब। बताओ रमेश, क्या हुआ? क्या बात है? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? नहीं साहब जी, किसी ने मुझे कहा है कि मैं आपके खाने में जहर मिला दूंगा तो मुझे पूरे 15,000 रुपए मिलेंगे। कौन है? कौन है जिसको मेरी मौत से फायदा हो रहा है? बताओ रमेश, कौन है वह? इसके बाद रमेश ने सेठ जी को पूरी बात बताई। क्या कहा? मैंने सोचा कालूराम बदल गया है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि वह मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है क्या। अब देखो रमेश, मैं कालूराम के साथ क्या करता हूँ। साहब जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना। सेठ जी, आप थोड़ी धीरज रखिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये तो अच्छा हुआ साहब जी की उन लोगों ने यह काम करने के लिए मुझसे कहा। अगर उन्होंने दूसरे आदमी को कहा होता तो वह आदमी लालच में आकर अनर्थ कर देता। देखिए साहब जी, अगर आप उनको यहाँ से निकल भी दोगे तो भी वह लोग आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े रहेंगे। मुझसे नहीं तो वह किसी भी आदमी से पैसे का लालच देकर यह अनर्थ करवा सकते हैं। तो मैं क्या करूं? उन गद्दारों को ऐसे ही छोड़ दूं क्या? साहब जी, आपकी जान से बढ़कर अभी कुछ नहीं है। मैं उन दोनों को बोल दूंगा कि मैंने आपके खाने में जहर मिला दिया। आप मरने का नाटक कीजिए। इस दौरान आपके पास जो भी कीमती सामान है वह मुझे दे दीजिए। मैं उनको अपने पास छुपा लूंगा। बस आप ये बताइए कि आपको सामान वापस कब लौटना है। सही कहा तुमने। ऐसे वह तुम्हें लालच देकर मेरा खून चाहते थे, वैसे तो किसी से भी करवा सकते हैं ना। मैं कुछ गहने और रुपए देता हूँ, तुम मुझे बाद में लौटा देना। रमेश के कहे अनुसार राम प्रताप ने मरने का नाटक किया। ओ कालूराम साहब जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। बड़े साहब पलंग पर पड़े हुए हैं, कुछ ही देर में वह इस दुनिया से चले जाएंगे। उनके शव का क्या करना है बताओगे? करना क्या है, तुम्हें 3,000 रुपए बढ़ा कर दूंगा। उनके शव को कहीं दूर ले जाओ और आग लगा दो। कोई पूछे तो बता देना सेठ जी घूमने गए हैं। मरने का नाटक कर रहे राम प्रताप को रमेश वहां से उठाकर ले गया। कुछ दूर जाने के बाद रमेश ने उन्हें एक पेड़ के नीचे लिटा दिया और उनसे कहा, साहब जी, आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए और ऐसा करने के लिए मुझे माफ कीजिए। तुम इतनी माफी क्यों मांग रहे हो रमेश? आज मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ। यह लीजिए साहब 15,000 रुपए जो उन्होंने मुझे दिए थे। ये पैसे लेकर आप यहाँ से दूर रतनपुर गांव चले जाइए। वह यहाँ से काफी दूर है। फिर मैं वहाँ आकर आपसे मिलता हूँ। ये तो मेरी कहानी है, जिसे मैं अपना मानकर अपने ही घर में जगह दी, वही मेरी जान का दुश्मन बन गया है और कोई रास्ता नहीं था। सही कहा, आजकल दुश्मन कोई दूसरा नहीं, अपने ही घर का होता है। आप भले आदमी हो, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप दूसरी जगह नहीं, आप मेरे घर चल सकते हो। आपको वहाँ पर अच्छा लगेगा। किशन, तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे मेरा रास्ता खुद को ही तय करना है। उसके बाद किशन ने राम प्रताप को जैसे तैसे करके अपने घर चलने के लिए मनवा लिया और उसी रात वह दोनों घर पहुंच गए। बाबा, जिन लोगों ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया, उन्हें आप अकेले कैसे छोड़ सकते हो? उनकी बेईमानी सामने लाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। किशन, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, भला मैं कैसे उनसे बदला ले सकता हूँ? अगर मुझे जिंदा रहना है तो जितना हो सके उतना उनसे दूर रहना होगा। देखिए बाबा, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वह बिना सजा के इतने आराम से रहे। उनका खेल खत्म करने के लिए मेरे पास एक उपाय है बाबा। हमें क्या करना होगा किशन? इसके बाद किशन ने राम प्रताप को एक बढ़िया सा उपाय बताया और उसके कुछ दिनों के बाद ही। अरे कालूराम जी, इस जायदाद के मालिक बनकर बहुत खुश लग रहे हो। आपके तो चेहरे पर हंसी छा रही है। क्यों, क्या तुम खुश नहीं हो? अच्छे खासे पैसे लिए हैं तुमने मेरे से। हम दोनों ने मिलकर किया, तभी तो ये हासिल कर पाए ना। वैसे तो वह अकेला इतनी जायदाद का क्या करता बताओ। यह लो पिछले 3 महीने का पूरा फायदा 8,000 रुपए। तुमने हिसाब तो बराबर किया है ना, या मैं जैसे घोटाला करता था वैसे ही किया है? अरे श्रीमान, भला मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगा? ये सब असली खर्च का ही हिसाब है। या फिर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर ही हिसाब देख लो ना। हाँ, देख लूंगा। कभी ना कभी तो तुम्हारी चोरी पकड़ ही लूंगा मैं। ऐसा हुआ तो तुम्हें भी सेठ जी के पास भेज दूंगा। अगर आपने मुझे धमकी दी तो मैं यह सब जाकर पुलिस को बता दूंगा, फिर वह आपको जेल में लेकर जाएंगे।
अरे मैं तो यह कह रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर ही यह काम कर रहे हैं ना। हम एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं बोलते हैं। बस इतनी सी बात का बुरा मान गए आप। अच्छा, अच्छे से कर लिया हिसाब या फिर मैं करूं आपका हिसाब? क्या था वो? हूबहू सेठ जी की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम्हें? हाँ, मैंने भी सुना। वो आवाज तो सेठ जी की ही थी। सही कहा, मैं राम प्रताप ही हूँ। मैंने तुम्हें मेरे घर में पनाह दी थी और तुमने ही मेरी जान ले ली। बाप रे बाप, ये तो राम प्रताप साहब जी की ही आवाज है। लगता है वह यहाँ पर भूत बनकर आए हैं। मैं तो यहाँ से भाग लेता हूँ। अरे चुप कर भीमा, इस जमाने में कोई भूत नहीं होते। ये हमारा केवल वहम है। सेठ जी को मरे हुए कितने दिन हो गए हैं। देखो अब कोई आवाज नहीं आ रही। और इसके बाद वह दोनों घर से बाहर निकल गए। तभी एक आदमी उनके पास आया। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों इतने क्यों डर रहे हो। उसकी आत्मा तुम्हें मारे बिना पीछा नहीं छोड़ेगी। वह तुम दोनों से बदला लेने आया है। तुम्हारी मौत तो निश्चित है। ये कौन है? तू चला जा यहाँ से। हमने ही तो सेठ जी का खून किया था ना साहब, तो हो सकता है कि उनकी आत्मा हमसे बदला लेने आई हो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, चलो यहाँ से। बाप रे बाप, भूत! चलो यहाँ से भाग चलते हैं साहब जी। यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें यही मार दूंगा मैं। तुमने मेरी जान ले ली, अब मैं तुम दोनों की जान लेकर ही स्वर्ग में जाऊंगा। सेठ जी मुझे माफ कर दो। इस भीमा ने ही आपका खून करने की सलाह दी थी। मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। मैं इस गांव से दूर चला जाऊंगा। तुम दोनों को पुलिस के सामने यह कबूल करना होगा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। हाँ सेठ जी, हम अपनी गलती मानते हैं। सेठ जी हमें छोड़ दीजिए। यह सारी बातें वहां खड़ा पुलिस वाला चुपके से सुन रहा था। उसने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राम प्रताप को जान से मारने के लिए उन दोनों को 15 साल की सजा हुई। किशन, तुम्हारा बताया हुआ उपाय मेरे बहुत काम आया। आज से ही तुम मेरे पास रहकर तुम मेरे सारे कामकाज को संभालोगे। इस दिन के बाद किशन राम प्रताप का पूरा हिसाब किताब देखने लगा और किशन अपनी पत्नी के साथ वहीं पर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। कर भला तो हो भला।